वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पहले हमने ये चैप्टर जो देखा था समग्र मांग और संबंधित अवधारणा, इसकी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दी है। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले देख रहे हैं उपभोग फलन। भाई उपभोग फलन होता क्या है, फिर या कह सकते हो इसको उपभोग की प्रवृत्तियाँ भी कहते हैं। तो प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये भी देखेंगे आज। तो आज हम जो है उपभोग फलन को स्टार्ट कर रहे हैं और जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, जिसमें हमने समग्र मांग के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि भाई जो समग्र मांग है उसके कितने घटक हैं और हम 12th में जो है 2 क्षेत्रीय पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से घटक हैं। तो हमने उस टाइम डिस्कस किया था कि भाई 2 क्षेत्रीय में आपका जो समग्र मांग है उसके जो घटक हैं वो क्या है भाई, उपभोग है और निवेश है। तो उसमें से एक घटक हम जो है उपभोग, जो आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। उसके बाद निवेश है, निवेश जब आएगा तो निवेश को भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इतना इस पे लिख रखा है, बाकी डायग्राम वगैरह मैं खुद बनाकर दिखाऊंगा। और जिन बच्चों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी वो देख ले, क्योंकि उसके अंदर मैंने शेड्यूल भी बना रखा है, सारणी भी दे रखी है। तो वही सारणी बार बार इस्तेमाल होगी, एक ही सारणी को इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको बहुत सारी सारणियाँ जो हैं याद करने की जरूरत ना हो। तो एक याद कर लोगे तो क्या होगा कि वो सारी जगह यूज़ होगा। तो इस तरह से इसको आप सबको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ऐसे बता देता हूं कि भाई उपभोग फलन का मतलब क्या होता है, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। तो देखिए उपभोग फलन का अगर पीछे वाली वीडियो देखा हो तो जब मैंने बात की थी किसकी, भाई निजी उपभोग की बात की थी, तो मैंने उस टाइम बताया था कि इसका संबंध किसके साथ होता है, आय के साथ होता है। और कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि भाई आय के साथ जो उपभोग का संबंध होता है, उसका जो फलात्मक संबंध है उसको हम क्या कहते हैं, उपभोग फलन कहते हैं। कह सकते हो कि आय के साथ उपभोग का फलात्मक जो संबंध होता है उसको उपभोग फलन कहते हैं। अब लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि भाई कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे ही उपभोग भी बढ़ना शुरू हो जाता है। परंतु ये ध्यान रखना है कि क्योंकि आप केंजियन थ्योरी पढ़ रहे हो तो क्या कहते हैं कि भाई आय जो होती है वो ज़्यादा बढ़ती है, उसकी तुलना में उपभोग हम क्या करते हैं, कुछ कम करते हैं। मतलब हम कुछ ना कुछ बचत भी करना शुरू करते हैं एक स्टेज पे आकर। ठीक है, तो जो अनुपातिक उपभोग होता है वो कहीं ना कहीं हमारा आय के अनुपात में कम बढ़ता है। बढ़ता तो दोनों ही है, परंतु आय जो है ज़्यादा बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक स्टेज है, आपकी इनकम 100 रुपये बढ़ी, ठीक, और आप उसमें से 80 रुपीज़ क्या कर रहे हो, खर्च कर दे रहे हो, तो 20 रुपये क्या होगी, बचत होगी। तो एक स्टेज ऐसा आता है जब इनकम बढ़ रही होती है, तो एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ बचत करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर उपभोग फलन का सीधा सा साधारण सा आप मीनिंग निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल अवधारणा है कि भाई आय के साथ उपभोग का फलात्मक जो संबंध है उसको हम उपभोग फलन कहते हैं। अब देखिए डेफिनेशन के साथ देखते हैं, उसके बाद मैं सारणी और डायग्राम दोनों खुद ही बनाऊंगा, खुद ही समझाऊंगा। आप देखिए उपभोग फलन होता क्या है जरा उपभोग फलन से अभिप्राय राष्ट्रीय आय और उपभोग के बीच फलात्मक संबंध से है। तो उसके बीच के फलात्मक संबंध से है, मतलब कि उनके बीच में क्या संबंध है, आय जब बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा। अब ये देखिए इसका एक इक्वेशन है, यहाँ पर सी मतलब कंजप्शन है। कंजप्शन मतलब क्या है कि उपभोग, और एफ जो है एफ क्या है, फलात्मक संबंध को बताता है, और वाई क्या है, राष्ट्रीय आय है या आय है। ठीक, तो इसके फलात्मक संबंध को ये इक्वेशन बताता है। उसके बाद देखिए उपभोग फलन की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें से मैंने 2 विशेषता यहाँ पर लिख रखी है, और भी डिस्कस करेंगे डायग्राम जब बनाऊंगा। देखिए उपभोग वक्र का आरंभिक बिंदु और समस्तर बिंदु। तो इसको समझना है कि भाई आरंभिक बिंदु क्या होती है और समस्तर बिंदु क्या होती है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा सारणी के साथ। तो चलिए ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो इन बिंदुओं को जो यहाँ पर दे रखा है उसको समझाता हूँ मैं आपको सबको। तो आप सबने पिछले वीडियो में क्या करा था, शेड्यूल देखा था, तो हम उसी शेड्यूल को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया y, तो y 0 था, 0, 100, 200, 300, 400 और 500। और कंजप्शन हमने लिया था 40, 120 और 200 और 280, 360 और 440। आप सब
को ये ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो पिछली वीडियो आप सब देख लेना, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं जिससे आप सबको क्लियर हो जाए। तो देखिए डायग्राम, यहां पर हम एक्स एक्सिस है, इस पे हमने आय ले लिया या इनकम ले लिया, और यहां पर हम कंजप्शन ले लेते हैं। कंजप्शन मतलब यहां पर उपभोग है, ठीक। तो देखिए हमने देखा था जो इनकम है क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया आपका वाई इनकम हो गया। और कंजप्शन देखिए, अगर इनकम 0 है तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, तो कंजप्शन जो है ये यहां से चला गया। अब देखने वाली बात क्या है, सबसे पहला है उपभोग वक्र का आरंभिक बिंदु। तो उपभोग वक्र का आरंभिक बिंदु देखो कहां से है, यहां से है, मतलब कि उपभोग कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। उपभोग कभी 0 नहीं होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप सबको कि आपको जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ कंजप्शन करना पड़ेगा, तो उपभोग कभी 0 नहीं होता है। उसके बाद दूसरा है समस्तर बिंदु, इसको इंग्लिश में ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन करोगे तो कई क्वेश्चन में आएगा कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट में कंजप्शन इतना दे रखा है, या क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट में आपकी आय इतनी है। तो आगे जो भी निकालना होगा, तो जब आप सबको यही नहीं पता होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट पे होता क्या है, क्या कंडीशन होती है, तो वहां पर दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए जो समस्तर बिंदु है या ब्रेक इवन पॉइंट है उसको समझना जरूरी है। तो देखो ये जो पॉइंट होता है यहाँ, जहां पर वाई को कंजप्शन काट रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, समस्तर बिंदु कहते हैं, या ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हो। समस्तर बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हो, ठीक। अब इस पे समझने वाली बात क्या है, अब देखो जहां पर 2 लाइनें काटती हैं, आप सबको पता है, आप सबने 10th में मैथ भी पढ़ा होगा, कुछ बच्चे अभी भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे। तो आपने पढ़ा है कि जहां 2 लाइनें काटती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है, 2 लाइनें काटती है, वहां पर क्या होता है, वो इक्वल होती है। तो इस पॉइंट पे देखो y और c आपस में काट रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या है, y इक्वल टू सी है, y इक्वल टू सी है। ये ध्यान देने वाली बात है कि y इक्वल टू सी है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे या समस्तर बिंदु पे क्या होता है कि कंजप्शन जो है क्या होती है, आय के बराबर होती है, ठीक। अब इससे पहले की कंडीशन अगर बात की जाए, मैं यहाँ पर ए पॉइंट लिख देता हूँ और यहाँ पर सी लिख देता हूँ। तो इससे पहले ए और सी की बात की जाए, तो ये कंडीशन ऐसी कंडीशन बता रही है जहां पर आपकी जो इनकम है वो कम है और कंजप्शन ज्यादा है। देखिए इनकम वाली लाइन नीचे है और कंजप्शन वाली ऊपर है, तो यहां पर आपकी इनकम क्या है, कम है, और कंजप्शन ज्यादा है। वो कौन से कंडीशन को है, जरा शेड्यूल में देखोगे तो ये शेड्यूल में ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन यहां से यहां तक की जो कंडीशन है, वो ये लाइन जो है शो करती है ए पॉइंट तक। और ए पॉइंट पे क्या शो कर रहा है, जहां पर y और कंजप्शन क्या है, इक्वल है। तो ये जो इक्वल है वो यहां पर शो कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पे। अब इसके बाद जैसे मैंने कहा कि भाई क्या एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ सेविंग करना शुरू कर देते हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंडीशन क्या हो गई कि भाई y ऊपर आ गया और कंजप्शन नीचे हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन आने लग गई कि मतलब आपकी इनकम जो है ज्यादा है और जो कंजप्शन है आपकी कम है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपने कुछ ना कुछ बचत करना शुरू कर दिया है। यहां पर देखो कि 200 से 300 जो है आपकी इनकम हुई है और 200 से 280 आपकी कंजप्शन हुई है। आपकी इनकम 100 रुपए बढ़ी है और कंजप्शन आपने 80 किया है, तो यहां से कुछ ना कुछ बचत होनी शुरू हो जाती है। तो ए पॉइंट से और जो सी पॉइंट है, यहां से ए पॉइंट से सी पॉइंट, ये वाला जो ये पोर्शन शो करता है वो हमारी बचत को शो करता है, मतलब कि आपकी इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन कम है। तो यही इसकी विशेषताएं हैं कि भाई एक स्टेज ऐसा होता है, पहली बात तो उपभोग वक्र का जो आरंभ बिंदु होता है वो कभी 0 से नहीं होता है, और इसको हम जो जीरो पे कंजप्शन होता है उसको हम सी बार या स्वैत उपभोग कहते हैं, इंग्लिश में ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इनकम बढ़ती है और आपकी कंजप्शन बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका जो सी हो गया वो क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, सी प्लस बी वाई। अब बी क्या है, ये एमपीसी है। एमपीसी क्या होती है, जब हम एमपीसी को डिटेल में पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। अभी इतना समझ लीजिए कि एमपीसी का मतलब होता है
कि भाई वो रेशो जो कि आपके इनकम में चेंज हो रही है और जो कंजप्शन चेंज हो रहा है उसके बीच का जो रेशो है उसको एमपीसी कहते हैं। या साधारण शब्दों में कह सकते हो कि आय में जितना परिवर्तन हुआ है और आपके उपभोग में जितना परिवर्तन हुआ है उसके अनुपात को हम एमपीसी कहते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल में हम उस टाइम जाएंगे जब एमपीसी को हम अलग से सेपरेट पढ़ेंगे। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे तो उस टाइम ज़्यादा जाएंगे। अभी देखो क्या है कि पूरा कंजप्शन क्या हो गया, ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया, ये कंजप्शन हो गया, और ये वाला जो कंजप्शन है ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो जो कंजप्शन होती है इनकम के साथ वो इसको वो करता है। तो टोटल कंजप्शन क्या हो गया, इसको और इसको दोनों को प्लस करने के बाद आपका टोटल कंजप्शन होगा, कुल उपभोग होगा। तो आप सबको आई होप उपभोग फलन जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखते हैं कि भाई उपभोग की प्रवृत्तियां क्या होती हैं। आप सब इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम उपभोग की प्रवृत्तियां देखेंगे। मैं उपभोग की प्रवृत्तियां जो है अभी यहाँ पर लिख लेता हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि मैं अगर बोर्ड पे ऐसे ही लिखना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए पहले से लिख लेता हूँ। आप सब लिख लीजिए, मैं वीडियो को पॉज करके लिख लेता हूँ। चलिए उपभोग प्रवृत्ति देखते हैं। तो उपभोग प्रवृत्ति आपकी दो टाइप की है, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी। तो सबसे पहले हम एपीसी देख लेते हैं, एपीसी होता क्या है। तो देखिए एपीसी होता क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है कि भाई आय जो होती है, उपभोग और आय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और इसका जरा फॉर्मूला देखिए क्या है कि भाई एपीसी सी बाय वाई होता है। अगर और एग्जाम्पल पे सिंपल से उसमें समझो तो मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपीज़ है और आप उसमें से ये इनकम हो गई और उसमें से खर्चा जो है आप 70 रुपीज़ कर देते हो, आपका खर्चा है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, 70 को ऊपर रख लीजिए और 100 को नीचे, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 0.7 जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति होगा, ठीक है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, आय उपभोग व्यय और आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब जो हमने इससे पहले जो सारणी बनाई थी, शेड्यूल बनाया था, उसको बनाकर और औसत उपभोग प्रवृत्ति को निकाल के इसके कुछ विशेषताएं या कह सकते हो महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो उसको बना लेते हैं पहले। उसको बनाने के बाद आप सबको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई औसत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषता क्या होती है या इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। उसके बाद हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति देखेंगे। तो आप सब इसको भी उतार लेना। चलिए देखते हैं उसको। तो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अब शेड्यूल आप सबको बिल्कुल मैंने कहा था एक ही शेड्यूल बनाया जाएगा और उसी शेड्यूल में सारी चीज़ें की जाएंगी। तो ये y हो गया, y 0 था, 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ तक हमने शेड्यूल बनाया था। और कंजप्शन क्या था, कंजप्शन हमारा था बाई 40, 120, 200 और 280 और 360, ठीक, और 440। अब देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालते कैसे हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आप सबको कि भाई क्या होता है एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई। तो यही कर दो यहाँ पर, एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई, एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सी बाय वाई। अब देखिए 40 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉन डिफाइंड आएगा, कोई आंसर नहीं। 0 से जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं नॉन डिफाइंड आता है। अब इसके बाद देखिए 120 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1.2, ठीक, ये आ जाएगा 1.2। उसके बाद देखिए 200 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए 280 अपॉन में 100, 10 से 10 कट गया, 180 फिर हो जाएगा तो 0.93, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है कि भाई 360 डिवाइड बाय 400, तो ये भी 0.90 आएगा, 0.90 आएगा, ठीक। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर सकते हो 440 को, 440 डिवाइड बाई 500, 10 से 10 कट गया। उसके बाद आप पॉइंट लगाकर 10 बढ़ा लीजिए तो 0.8, ठीक। तो ये आपका एपीसी आ गया। अब देखो इसमें ऑब्जर्व क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये देखना है आप सबको कि जो एपीसी होता है वो देखे यहाँ पर इस स्टेज में एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एपीसी जो है एक से ज़्यादा भी हो सकता है।
अब एक से ज़्यादा कब होगा एपीसी, वो कंडीशन जब आपने यहाँ पर डायग्राम देखा था, वो डायग्राम अगर आप सबको याद हो तो मैंने उसको बताया था। तो देखिए एपीसी एक से ज़्यादा कब होगा, ये वाई हो गया और ये कंजप्शन हो गया। तो जब ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की जब कंडीशन होती है, जब आप सब खर्चा ज़्यादा कर रहे होते हो और इनकम आपकी कम होती है, तो ऐसी सिचुएशन में एपीसी क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, 1.2 यहाँ पर है, एक से ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद एपीसी 0 भी हो सकता है। वो कंडीशन ये ब्रेक इवन पॉइंट वाला है कि जब इनकम और क्या होगा, आपका खर्चा जो है, जो कंजप्शन होगा वो इक्वल होगा, तो 0 होगा। उसके बाद एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा और आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा, तो एपीसी क्या होती है, कम होती रहती है। देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 0.93 है, यहाँ पर 0.90 है और यहाँ 0.8 आया है। ठीक, तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है और आप अपना कंजप्शन बढ़ाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एपीसी धीरे धीरे कम होती रहती है। देखिए हर एक पॉइंट पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, एपीसी जो है कम हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, जैसे मैंने बताया था कि आप कुछ ना कुछ बचत भी करते हो। ठीक है, पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम नहीं करते हो, तो इसलिए एपीसी जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो ये आपका एपीसी था। इसके बाद हम एमपीसी देख लेते हैं और आज की वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करेंगे। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम बचत की तरफ चलेंगे, बचत क्या होता है और निवेश की तरफ। तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और लेकर आए, उसमें चैप्टर जो है ख़त्म कर दिया जाए, ये पूरी कोशिश रहेगी। पर अभी एमपीसी देख लेते हैं, तो आप सब फिर से इसको उतार लीजिए। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर से कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि भाई एपीसी जो होता है वो एक से ज़्यादा होता है, हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, और एक से कम भी होता है। और जैसे जैसे जो है आपकी इनकम बढ़ती है, कंजप्शन बढ़ता है, एपीसी जो है वो क्या होती है, कम होती रहती है। ठीक है, जबकि आपका कंजप्शन जो है बढ़ रहा है, लेकिन एपीसी जो है कम होती रहती है। उसका कारण ये होता है कि आप अनुपातिक रूप में जो आय होता है उससे कम जो है खर्चा कर रहे होते हैं, कंजप्शन जो है उससे कम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बचत करना शुरू कर देते हो। तो आप सब इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी आप उतार सकते हो। जब तक मैं जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का जो है डेफिनेशन लिख लूँ और उसको फिर से हम समझ लेंगे। चलिए उतार लीजिए। चलिए एमपीसी देख लेते हैं। अब एमपीसी क्या होता है, पहले ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि जब हमारा इनकम होता है वो चेंज होता है, जब आय में परिवर्तन होता है, तो उस आय में परिवर्तन के कारण हमने जो उपभोग में परिवर्तन किया है, ठीक है, जैसे हमने अभी इससे पहले बात की थी कि भाई जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, आप सबका उपभोग भी बढ़ता है। तो जो आय में परिवर्तन होता है या उपभोग में परिवर्तन होता है, जब इन दोनों के परिवर्तनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, एमपीसी कहा जाता है। अब जरा इसका डेफिनेशन देखिए क्या है, कहता है कि भाई उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात से है। एमपीसी क्या होता है, या इसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी कहते हैं। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है कि भाई उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात से है। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो सकता है भाई, एमपीसी जो होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होता है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। ठीक है, तो जो चेंज आएगा इसके अंदर, जो चेंज आएगा और इसके अंदर जो चेंज आएगा उसको हम एमपीसी कहते हैं। एक साधारण से उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए जब इनकम आपकी 100 है और खर्चा जो है आपका 70 हो रहा था, हमने ये एग्जाम्पल लिया था। अब इनकम जो है 200 हो गया, इनकम जो है 200 हो गया और खर्चा जो है आपका 130 हो गया। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे कैसे भाई, इसके अंदर चेंज कितना है ये देखना है। तो इनकम में कितना चेंज आया भाई, 100 से 200 हो गया, तो इनकम में चेंज आया कितना, 100। भाई 100 से 200 हो गया तो इनकम में 100 का चेंज आया। और उपभोग में देखिए कितने का चेंज आया भाई, 70 से 130 हो गया, तो 70 से 130 हो गया तो कितने का आया चेंज, 60। तो इनके चेंज को लेते हैं, तो ये हो गया, कट गया, ये आ गया 0.6, ये आ गया एमपीसी। वहीं पे जब हमने इससे पहले एपीसी की बात की थी, तो एपीसी में हमने क्या किया था कि भाई आय और उपभोग के अनुपात को कहा जाता है। तो वहां पर क्या था कि भाई जो आय और उपभोग है उसको ही अनुपात को निकाल लिया जाए 0.7। लेकिन यहाँ पर आय और उपभोग का अनुपात नहीं है, यहाँ पर उपभोग में जो परिवर्तन हो रहा है और आय में जो परिवर्तन हो रहा है उन दोनों के अनुपात को लेना है। तो परिवर्तन देखना है, चेंज देखना है कितना है, चेंज कितना आया था, यहाँ पर 100 आया था तो हमने 100 आय का ले लिया, और जो
यहाँ पर उपभोग में चेंज कितना आया था भाई 70 से 130, तो 60 का आया था। तो ठीक है, तो इनका अनुपात कितना हो गया 0.6 हो गया। तो ये हो गया एमपीसी। अब जो हमने शेड्यूल बनाया था उसी शेड्यूल के उस पे देखते हैं कि भाई एमपीसी के क्या फीचर हैं। वैसे मैंने 2 फीचर लिख रखा है, जरा इसको एक बार देख लेते हैं, फिर शेड्यूल में देखेंगे। सबसे पहले देखो एमपीसी का मूल्य 0.0 से 1 के बीच में होता है। सबसे पहली बात, जो एमपीसी का मूल्य होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब 1 से ज़्यादा एमपीसी नहीं होता है। ठीक है, या तो 0 होगा और मैक्सिमम 1 होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, आय में वृद्धि के साथ एमपीसी में कमी होती है। ये तो हमने एपीसी में भी ध्यान दिया था कि भाई आय में वृद्धि के साथ एमपीसी में कमी होती है। होता क्या है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है तो क्या होता है, एमपीसी कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब किसी अर्थव्यवस्था अमीर लोग ज़्यादा होने लग जाते हैं तो क्या होता है कि वो अपना कंजप्शन जो है उनके अनुपातिक कंजप्शन कह सकते हो, वो उसमें जब चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक, आय में वृद्धि तो होती है लेकिन वो उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं। उतना ज़्यादा कंज्यूम क्यों नहीं करते, क्योंकि पहले से ही उनके पास इनकम है और पहले से ही वो काफ़ी कुछ सेटिस्फाई कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें उनके पास पहले से ही हैं, तो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम। हम इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम की तुलना में उनका खर्चा जो है वो कम होता है। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे क्या होता है, आप सबके जो है एमपीसी जो है कम होने लग जाती है। अब इसको शेड्यूल के साथ देख लेते हैं क्या है, इसको रफ कर देता हूं और शेड्यूल देखिए वही शेड्यूल बनाएंगे जो हमने बनाया था। यहां पर y है 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक, और कंजप्शन देखिए 40 लिया था हमने, 120 लिया था, 200 लिया था, और यहाँ 280 लिया था, और यहाँ पर भी हमने लिया था 360, 440। ठीक, तो अब देखिए एमपीसी क्या कहता है, एमपीसी कहता है एमपीसी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। यहीं से आपका प्रैक्टिकल भी क्लियर हो रहा है, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आएंगे निकालने के लिए, इसलिए सीख लेना। ठीक, तो देखिए पहले तो कोई चेंज नहीं माना जाएगा इसलिए हाइफन है। ठीक, उसके बाद देखिए चेंज कितना हुआ भाई, 40 से 120 हो गया तो 80 का चेंज आया, और यहाँ 0 से 100 हो गया तो 100 का चेंज आया, तो 80 बाय 100 इक्वल टू 0.8। यहाँ पर भी भाई 120 से 200 हो गया, 80 का चेंज आया, और 100 से 200 तो 80 बाय 100, तो ये हो गया 0.8। ठीक, अब यहाँ पर भी 80 का ही चेंज आया है और यहाँ पर भी 100 का ही चेंज आया 0.8। इन सब में 0.8 ही आया क्योंकि मैंने इसमें से 80 ही चेंज ले रखा है और यहाँ पर 100 ले रखा है। पर क्वेश्चन जब आएगा प्रैक्टिकल तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि भाई एक जैसा ही आए, कम ज़्यादा भी चेंजेस हो सकते हैं। पर देखने वाली चीज़ यहाँ पर है कि ये जितने भी आंसर आ रहे हैं ये सब क्या है भाई, 0 और 1 के बीच में है, 1 से ज़्यादा नहीं है। ठीक, और दूसरी बात भाई 0 कब होगा एमपीसी, 0 जब होता है जब कंजप्शन 0 हो जाती है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि भाई जब 0 कब हो जाता है, जब कंजप्शन 0 हो जाती है। ठीक, और 1 कब होता है कि जितनी इनकम आपके चेंज आई है, मान लीजिए 100 रुपीज़ आपके इनकम में चेंज आए और 100 का 100 आपने खर्च कर दिया, तो जितना आपके आय में परिवर्तन हुआ है वो सारा का सारा आप खर्च कर दोगे तो क्या होगा, एमपीसी 1 आएगा। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर 100 इनकम थी, 200 हो गया। अब यहाँ पर आप जब 100 था तो आप 80 कर रहे थे खर्चा। ठीक है, 200 होते ही आपने 180 कर दिया, तो अब क्या हुआ, इसमें चेंज कितने का आया है, 100 का आया, और इसमें भी चेंज कितने का आया, 100 का आया, तो 100 बाय 100 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, तो जितना आय में चेंज आया है उतना आप उपभोग कर लेते हो तो क्या होता है, 1 आता है। वरना एमपीसी जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो यह आपके एमपीसी था। फिर से बता देता हूं कि एमपीसी और एपीसी में डिफरेंस क्या है। एमपीसी और एपीसी में ध्यान रखना क्या डिफरेंस है कि भाई एपीसी जो होता है वो उपभोग और आय के अनुपात को कहते हैं, और एमपीसी जो क्या होता है कि उपभोग में जो परिवर्तन होता है और आय में जो परिवर्तन होता है, चेंज जो होता है, उसके अनुपात को कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। और एमपीसी की जब बात की जा रही है तो 0 और 1 के बीच में होता है। वहीं पे जब हमने एपीसी की बात की थी तो वो 1 से ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है, हमने बात की थी भाई 1 से ज़्यादा 1.2 आया था। ठीक, तो 1 से ज़्यादा भी हो जाता है, पर एमपीसी ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम 1 होता है, 1 तक ही आता है जब
कब होता है? एक भी कब होता है? जब जितनी इनकम में परिवर्तन आया उतना उतना सारा आप खर्चा कर लें। ठीक है, तो ये हो गया एमपीसी और एपीसी में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंस है, ये चीज़ ध्यान रखना, डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, अब ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए कि भाई अमीर व्यक्ति जो है और गरीब व्यक्ति है, उनमें से एमपीसी ज़्यादा किसकी होगी? अमीर की एमपीसी ज़्यादा होगी या गरीब की एमपीसी ज़्यादा होगी? ये आप सबका क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा एनालाइज कीजिए, इसको थोड़ा पढ़िए, तो आप सबका एमपीसी का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई गरीब की एमपीसी ज़्यादा होगी या अमीर की एमपीसी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब उपभोग प्रवृत्ति जो है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो गरीब की ज़्यादा होगी या अमीर की ज़्यादा होगी, ये आप सबका क्वेश्चन है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद कोशिश करेंगे अगली वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म कर दें। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।